सूरज अपनी बीवी कविता से बहुत प्यार करता था। वो दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थे। कविता, कहाँ हो तुम? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। आए बस 5 मिनट रुकना। इतना बोलकर कविता फटाफट अपना किचन का काम खत्म करके बाहर जाती है, जहाँ वो देखती है कि सूरज उसके लिए डायमंड की रिंग लेकर आया था। हैप्पी एनिवर्सरी माय ब्यूटीफुल वाइफ। हैप्पी एनिवर्सरी। सूरज, ये तो बहुत अच्छी रिंग है। मैं इसे हमेशा अपने पास संभाल कर रखूंगी। अच्छा तुम यहीं रुकना, मैं अभी कुछ लेकर आती हूँ। इतना बोलकर कविता किचन में जाती है और केक लेकर बाहर आती है। अपना फेवरेट वनीला केक देखकर सूरज बहुत खुश होता है और कविता से कहता है, मेरा फेवरेट वनीला केक? सच में तुम जैसा केक शायद ही कोई बना सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो यहाँ पर और जितनी भी बेकरी की दुकानें वो नहीं चलती। अगर ऐसा है तो मुझे बताओ कि तुम्हारी ही दुकान सबसे ज्यादा क्यों चलती है? मुझे नहीं पता, वैसे तुमसे कोई नहीं जीत सकता। अब इस बहस को यहीं खत्म करते हैं और अपनी शादी की 2nd एनिवर्सरी का केक काटते हैं। इस तरह से कविता और सूरज अकेले ही अपनी शादी की सालगिरह को मनाते हैं। कविता की अपनी छोटी सी बैटरी की दुकान थी, तो वहीं सूरज एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सूरज के साथ उसका दोस्त विवेक घर आता है। हम तो नौकरी करने वाले लोग हैं, पर मेरी बीवी बिजनेस कर रही है। उसका खुद का अपना छोटा सा बेकरी शॉप है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। सूरज, ये बस ऐसे ही कहते रहते हैं। आप लोग खाना खा लीजिए। मैंने अपनी स्पेशल पेस्ट्री बनाई है, उसे खाना खाने के बाद खाकर बताना कि कैसी बनी। क्या हमें खाने से पहले पेस्ट्री नहीं मिल सकती भाभी? नहीं। इतना बोलकर वहाँ बैठे सभी लोग हंसने लगते हैं और इसी तरह से वो लोग हंसी मजाक करके खाना खाते हैं। अब विवेक का जाने का समय हो चुका था और जाने से पहले विवेक कविता और सूरज से कहता है, भाभी अगले महीने मेरी शादी है। क्योंकि मेरी शादी गांव से है, इसलिए मैं आप लोगों को 1 महीने पहले बता रहा हूँ। और सूरज, तुझे मेरे साथ ही गांव चलना होगा मेरी शादी में। अरे यार, तू तो मेरी जान है। तू कहे तो मैं तेरे से पहले बिहार पहुँच जाऊँ। अरे इसकी जरूरत नहीं है। अब विवेक सूरज को अपनी शादी का इनविटेशन कार्ड देकर वहाँ से चला जाता है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और सूरज विवेक के साथ बिहार जाने के लिए तैयारियां करने लगता है। कविता, मेरा सारा सामान पैक तो हो गया ना? हाँ, मैंने सारा सामान पैक कर दिया है। बस आप वहाँ पर जाकर अपना ख्याल रखना। मेरा दोस्त है ना मेरा ख्याल रखने के लिए, तुम फिक्र मत करो। और वैसे भी तुम्हारा पति इतना बोलकर सूरज विवेक के साथ बिहार चला जाता है। बिहार जाकर सूरज विवेक की शादी में खूब मजे करता है। मैंने जितना सुना था उससे काफी अच्छा है बिहार। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे खुशी है कि तुझे यहाँ आकर अच्छा लग रहा है। अच्छा, जाकर तैयार हो जा, कुछ ही देर में बारात निकलने वाली है। क्योंकि मैं दूल्हा हूँ, इसलिए मुझे भी जाने दे यार तैयार होने के लिए। इतना बोलकर विवेक अपनी शादी के लिए तैयार हो जाता है। कुछ देर बाद सूरज बारातियों के साथ जाता है, जहाँ शादी में विष्णु नाम के एक व्यक्ति की नजर सूरज पर पड़ती है। अरे भाग्यवान, देखो दूल्हे के साथ वाला लड़का कितना स्मार्ट है, काफी अमीर लग रहा है। हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही, क्यों ना इसको अगवा करके अपनी बेटी की शादी करवा दी जाए। भला इसमें भी कोई पूछने वाली बात है? ऐसे में हमें दहेज भी नहीं देना पड़ेगा और हमारी बेटी को भी एक अच्छा ससुराल मिल जाएगा। वैसे तो विष्णु एक अच्छे घराने से था, पर उसकी बेटी ज्यादा सुंदर नहीं थी, जिस वजह से उसकी बेटी पारुल की शादी नहीं हो पा रही थी। साथ ही साथ विष्णु एक कंजूस इंसान था, जो शादी में दहेज नहीं देना चाहता था। बस यही वजह थी कि विष्णु अपने गुंडे को भिजवाकर सूरज को अगवा करवा लेता है। कुछ देर बाद जब सूरज की आंख खुलती है, तो वो खुद को विष्णु के पास पाता है। अरे अरे, कौन हो तुम लोग और मुझे यहाँ पकड़कर क्यों लाए हो? और ये मेरे बगल में बैठी लड़की कौन है? नमस्कार दामाद जी, हम आपके होने वाले ससुर हैं। और आपके बगल में जो बैठी है वो हमारी लड़की है पारुल, जिससे आपकी शादी होने वाली है। अरे पंडित, तुम क्या देख रहे हो? जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ो। ये कैसी बदतमीजी है? बिना मेरी मर्जी के तुम मेरी शादी इस लड़की से कैसे करवा सकते हो? मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। पंडित जी, वो जो बोल रहा है बोलने दो, तुम मंत्र पढ़ो, ये शादी तो होकर रहेगी। इस तरह से जबरदस्ती सूरज की शादी पारुल से करवा दी जाती है और बेचारा सूरज चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। दूसरी शादी होने के बाद मानो जैसे
सूरज टूट ही जाता है। तुम्हारे घर वालों ने ये बिल्कुल भी सही नहीं किया। तुम जानती हो मैं अपनी बीवी से कितना प्यार करता हूँ, पर तुम लोगों की वजह से अब मैं उसके सामने नहीं जा सकता। मेरा दम घुट रहा है यहाँ। मैं जानती हूँ कि मेरे घर वालों ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, इसीलिए मैं उनकी तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम्हारे माफी मांगने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? मेरा दिल कर रहा है मैं खुदकुशी कर लूं। ऐसा मत कहो मेरे घर वालों के लिए। और मेरे घर वालों ने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं सुंदर नहीं हूँ और तुम्हें जरूरत नहीं है मुझे झेलने की। मैं तुमसे बस इतना कह रही हूँ कि अगर तुमने मुझे अभी छोड़ा तो मेरे घर वाले तुम्हें वैसे ही मार देंगे। इसीलिए तुम मुझे अपने साथ लेकर चलो और अपनी बीवी को मत बताना मेरे बारे में। तुम मुझे वहीं छोड़ देना, मैं अकेले ही रह लूंगी और कुछ इंतजाम कर लूंगी अपने लिए। पारुल की बात सुनकर सूरज का गुस्सा शांत हो जाता है। अब सूरज पारुल को अपने साथ ले जाता है और इस स्टेशन पर आकर उसे खुद से अलग होने को कहता है। यहाँ से हमारे रास्ते अलग अलग हैं। जानती हूँ, तुम अपनी बीवी के पास जा सकते हो। इतना बोलकर पारुल जैसे ही सूरज को छोड़कर जाने लगती है कि तभी कुछ गुंडे आकर उसका पर्स छीन कर ले जाते हैं और बेचारी पारुल कुछ नहीं कर पाती। पारुल की लाचारी देखकर सूरज समझ जाता है कि ये जगह पारुल के लिए ठीक नहीं है। अब वो ना चाहते हुए भी पारुल को अपने साथ अपने घर ले जाने का फैसला लेता है। क्या? तुम्हारे घर? और तुम अपनी बीवी से क्या कहोगे? देखो मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता, और रही मेरी बीवी की बात, मैं उसे सब सच बता दूंगा। मैं जानता हूँ वो मुझ पर विश्वास करेगी। अब सूरज पारुल को अपने साथ अपने घर ले जाता है, जहाँ कविता अपनी सौतन को देखकर हैरान हो जाती है। सूरज अपनी सारी लाचारी कविता को बताता है, पर कविता उसकी एक नहीं सुनती। आप मेरे लिए बिहार से सौतन लेकर आए हैं और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं आपकी उन परिस्थितियों को समझूं। मैं क्या आपको बेवकूफ नजर आ रही हूँ? आपने मुझे धोखा दिया है, धोखा। ऐसा नहीं है, सूरज बिल्कुल सच कह रहे हैं, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। तुम तो चुप ही कर जाओ। तुम होती कौन हो हम दोनों के बीच में बोलने वाली? सूरज, तुमने अपनी दूसरी बीवी को इतना अधिकार दे दिया कि वो हमारे बीच बोले। कविता मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, और मैं पारुल को यहाँ इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि इसका इस शहर में कोई नहीं है। आखिर ये अकेली कहाँ जाती। कुछ दिनों बाद मैं इसे तलाक दे दूंगा और इतने दिनों में इसके रहने का बंदोबस्त भी कर दूंगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। अब कुछ ठीक नहीं होगा मिस्टर सूरज। तुम्हें मुझे जितना बेवकूफ बनाना था तुमने बना लिया। अब मैं और बेवकूफ नहीं बनने वाली। सही कहती थी मेरी माँ, तुम मेरे लायक नहीं हो। इस तरह से कविता बिना सूरज की बात समझे उसे छोड़कर चली जाती है, पर पारुल उसका साथ देती है और इस तरह से सूरज समय के साथ कविता को भूल जाता है और पारुल को पसंद करने लगता है। इसके बाद सूरज अपनी दूसरी बीवी के साथ अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करता है। सूरज अपनी बीवी कविता से बहुत प्यार करता था। वो दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थे। कविता कहाँ हो तुम? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। आए बस 5 मिनट रुकना। इतना बोलकर कविता फटाफट अपना किचन का काम खत्म करके बाहर जाती है, जहाँ वो देखती है कि सूरज उसके लिए डायमंड की रिंग लेकर आया था। हैप्पी एनिवर्सरी माय ब्यूटीफुल वाइफ। हैप्पी एनिवर्सरी। सूरज, ये तो बहुत अच्छी रिंग है। मैं इसे हमेशा अपने पास संभाल कर रखूंगी। अच्छा तुम यहीं रुकना, मैं अभी कुछ लेकर आती हूँ। इतना बोलकर कविता किचन में जाती है और केक लेकर बाहर आती है। अपना फेवरेट वनीला केक देखकर सूरज बहुत खुश होता है और कविता से कहता है, मेरा फेवरेट वनीला केक? सच में तुम जैसा केक शायद ही कोई बना सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो यहाँ पर और जितनी भी बेकरी की दुकान है वो नहीं चलती। अगर ऐसा है तो मुझे बताओ कि तुम्हारी ही दुकान सबसे ज्यादा क्यों चलती है? मुझे नहीं पता, वैसे तुमसे कोई नहीं जीत सकता। अब इस बहस को यहीं खत्म करते हैं और अपनी शादी की 2nd एनिवर्सरी का केक काटते हैं। इस तरह से कविता और सूरज अकेले ही अपनी शादी की सालगिरह को मनाते हैं। कविता की अपनी छोटी सी बैटरी की दुकान थी, तो वहीं सूरज एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सूरज के साथ उसका दोस्त विवेक घर आता है। हम तो नौकरी करने वाले लोग हैं, पर मेरी बीवी बिजनेस कर रही है। उसका खुद का अपना छोटा सा बेकरी शॉप है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। सूरज, ये बस ऐसे ही कहते रहते हैं। आप लोग खाना खा लीजिए। मैंने अपनी स्पेशल पेस्ट्री बनाई है, उसे खाना खाने के बाद खाकर बताना कि कैसी बनी। क्या हमें खाने से पहले पेस्ट्री नहीं मिल सकती भाभी? नहीं। इतना बोलकर वहाँ बैठे सभी लोग हंसने लगते हैं और इसी तरह से वो लोग हंसी मजाक करके खाना खाते हैं।
अब विवेक का जाने का समय हो चुका था और जाने से पहले विवेक कविता और सूरज से कहता है।